एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं तो वो थोड़ा हटके होने वाला है। अब हटके क्यों भाई? क्योंकि हम तो टोटली मॉडर्न हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं, तो आज डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो डिफरेंस है वो इसीलिए है। चलो उसके पहले भी मैं आपको कॉलोनियल जो सिटीज है उसके बारे में बता दूं। कॉलोनियल सिटीज का मतलब होता है वो जहां पर कोई ना कोई बिजनेस पर्पस हो और ये ब्रिटिशियर्स की सिटीज हो, ठीक है। मतलब ब्रिटिशियर्स ने बनाई है या ब्रिटिशियर्स ने उसको डेवलप किया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल सिटीज। ओके, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ से एक पता चल गया। और अभी तक के मतलब यहीं से आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे कि ये चैप्टर डिफरेंट क्यों है। क्योंकि अब तक के हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, चाहे वो हमने रूरल एरिया पढ़ा है, हमने वो अर्बन एरिया पढ़ा है, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं हमने ब्रिटिशियर्स के जो इंटरफेयर के कारण जितनी भी वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, इसके यही सारी चीजें पढ़ी है हमने वहां पे, है ना। लेकिन यहाँ पर हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे तो भाई यहाँ पर यही चीजें देखेंगे कि इन कॉलोनियल सिटीज में ब्रिटिशियर्स ने कुछ अच्छा ही किया है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इनको अपनी कैपिटल बना चुके हैं, यहाँ पे अपना बहुत सारा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स भाई ऐसे तो है नहीं, उनको जहां पर अपना प्रॉफिट नजर आएगा वहीं पर वो अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम हमारे अर्बन एरिया की बात करें तो पहले मैं रूरल एरिया की बात कर लूँ तो रूरल एरिया में हमने देखा था जितने क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिशियंस थे, पीजेंट्स थे, तो इन सबकी लाइफ जो है ये लोग डिस्ट्रॉय कर चुके थे, ठीक है। वहां पर इनका अपना कोई ऑक्यूपेशन था ही नहीं जिसको वो कर सके। फिर हमने कुछ अर्बन एरिया में भी देखा था कि वहां पर भी इनका इंटरफेयर हमेशा चलते ही रहा है। मतलब जो कुल मिलाकर के इंडियन पॉपुलेशन को इन्हें बहुत हराश करने की कोशिश की। लेकिन कॉलोनियल सिटीज में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपने बेनिफिट के लिए ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। क्योंकि फर्स्ट कि उनको खुद को यहाँ पे रहना है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं चाहिए, तो ऑब्वियसली कि अपनी लग्जरी लाइफ के लिए हम बेटर ही करने की कोशिश करते हैं। तो सेम चीजें यहाँ पर भी होती हैं। तो इस इरा में हम जो ये जो कॉलोनियल सिटीज है, तो यहाँ पर हम स्पेशली बॉम्बे, मद्रास, सूरत के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है उनका सबसे ज्यादा फोकस जो है वो यहीं पर रहता था। तो कुछ चीजें क्लियर हो गई है कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ब्रिटिशर्स का हम अच्छा साइड देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कराए होते हैं। धीरे धीरे हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे चीजों को और अच्छे से समझने वाले भी है। तो बिना किसी देरी के आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट्स को खत्म किया जाएगा, क्योंकि बिना डाउट के ही हम कोई चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। और डाउट्स के साथ में ना वो गुत्थियां जो है वो सुलझती नहीं है बल्कि और उलझ जाती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबको पता है कि जैसे ही प्लासी का बैटल होता है ना, बैटल ऑफ प्लासी होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर मतलब इंडिया में ना सिर्फ अपना जो ऑक्यूपेशनल या जो इकोनॉमिकल फील्ड था, उसके अलावा यहाँ पर वो अपने पॉलिटिकल कंट्रोल भी स्टैब्लिश कर चुके थे, मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद में। और इंश्योर बक्सर ने करा दिया था, ठीक है। जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो वॉर ऑफ बक्सर जो होता है, तो वहां पर इनकी 100% जो सत्ता होती है वो आ ही जाती है कि चलो भाई अब हम यहीं पर जम गए हैं। इनके पास में बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जब सिराजुद्दौला के वर्सेस हुआ था, तो उसको हराने के बाद में इन्होंने श्योर कर लिया था कि भैया चलो अब हमें यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण भी मिल चुका है, ये पॉलिटिकल जो कंट्रोल है वो भी मिल चुका है इन इंडिया। तो इन्होंने अब यहाँ पर अपना जो ट्रेड है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी फैलाना शुरू किया, उन्होंने उसका एक्सपेंड किया। वो मद्रास में उन्होंने सेट कर दिया, कलकत्ता में कर दिया, बॉम्बे में कर दिया, ठीक है। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में कोलकाता ही बोलूंगी, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा मतलब ये जो एंशिएंट है मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। ओके, और जो कलकत्ता है वो ब्रिटिश स्टोन होता है, क्लियर। तो इन्होंने जितनी भी कॉलोनियल पोर्ट्स थे, मतलब जहां पर भी जो व्यापारिक बंदरगाह थे, जहां से हम क्या कर सकते थे, उपनिवेश कर सकते थे, ये बोल सकते हैं। मतलब उपनिवेश इज अ परफेक्ट वर्ड, कि जहां से आप व्यापार कर पा रहे हो, तो उन सारे पोर्ट्स को इन्होंने कॉलोनियल सिटीज में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर भी इनका सिंपल सा जो अपना मोटिव है वही है कि अपने आप का बेनिफिट कराना है,
ठीक है। वरना अगर इनको भारत की तरक्की चाहिए थी तो अर्बन एरिया रूरल एरिया में इतनी ज्यादा तानाशाही बिल्कुल भी नहीं करते, है ना, क्योंकि रूरल एरिया तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो ही चुका था। तो जितने भी कॉलोनियल पोर्ट सिटीज थे, जैसे मद्रास हो गया, कोलकाता हो गया, बम्बई हो गया, तो इन सबको उसने प्रेसिडेंसी सिटीज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये बिकेम प्रेसिडेंसी सिटीज जो है वो बन चुकी थी। वो यहाँ से अपना राजपाट भी चलाते थे। मतलब पूरे इंडिया में इनके सेंटर पॉइंट्स हुआ करते थे। ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पर अगर मैं पूरा इंडिया का बनाने जाऊं तो यहाँ पर मेरे को कोलकाता बन मिल एरिया को यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर बॉम्बे मिल गया तो इस एरिया से वो इधर का कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मद्रास मिल गया तो इस एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? ओके होप। थोड़ा मैं पेन टेप भी यहाँ पे मुझे थोड़ा इश्यू होता है तो मैं इसको इतने परफेक्टली नहीं ड्रॉ कर सकती। हाँ, बाकी पेन पेपर पे आई कैन। चलो, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी होता है तो भैया अंग्रेजों ने पैर पसारने इंडिया में शुरू कर दिए। अब ये जो सेंटर्स थे वो इनका ब्रिटिश पावर जो है यहाँ से वो दूसरे हर एक सेंटर में अपने आप को अपने क्या कहना चाहिए, अपना राज चलाया करते थे ना। दे बिकेम सेंटर्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में ये इनके क्या बन गए, ब्रिटिश पावर के सेंटर्स बन चुके थे। अब यहाँ पर बहुत सारे न्यू ऑक्यूपेशन जो है वो बनने लगे, क्योंकि देखो गांव में बहुत सारी जनता है जिनके पास में कुछ करने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि खेती करने जा रहे हैं तो भैया मनी लैंडर्स से, लैंड ओनर्स से, जमींदारों से ये उनको टैक्स पे कर करके इनकी हालत खस्ता ऑलरेडी हो चुकी थी। अब वहां पर भी कुछ नहीं है तो हमने लास्ट कुछ चैप्टर्स में ही पढ़ा है कि ये लोग भी उठ के शहर में आ रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पर जो मशीनरी सिस्टम आ चुका था, ब्रिटिश मशीन जो है वो इंडिया में आने शुरू हो चुकी थी, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यू ऑक्यूपेशन जो है वो आने लगते हैं। पीपल जो है वो लोग भी यहाँ पर आने लगते हैं। तो यू मान ले कि 1800 में, मतलब बाय अबाउट 1800 सेंचुरी के टाइम की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज ये बन चुकी थी, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, क्योंकि यहाँ पर ये थे, बहुत सारे इनको ऑक्यूपेशन मिल रहे थे तो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे थे। अब ये लोग कौन थे, तो ये लोग भी हमें पता है कौन है, कि हमारे जो रूरल एरिया से जो भगाए गए लोग हैं, भगाए इन द सेंस कि इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे फार्मर पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे क्राफ्ट्समैन हैं जिनका खुद का अपना रोजगार छीन लिया गया है, तो ये सारे लोग जो है इधर मूव करना शुरू हो चुके थे। क्लियर? तो 18th सेंचुरी के इसमें की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन थी तो इन सिटीज में ही थी उस टाइम में। लेकिन उसके बाद में इसके और भी दूसरे साइड्स भी है जो हम आगे चल के देखने वाले हैं। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास पहली सिटीज होती है जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई है। जस्ट मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बोला है कि देखो कि जब उन्होंने वहां पर इतना ज्यादा कुछ किया नहीं था तो उस एटमॉस्फेयर में वो लोग रह नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पर ना कोई लग्जरियस लाइफ है जो उनको चाहिए थी। ठीक है। और ब्रिटिशर्स का सिंपल सा मोटिव था कि हम इन्हीं के पैसे पे अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले। इवन वो इंग्लैंड भी हमारे यहाँ का पैसा भेजा करते थे। ठीक है। अगर कुल मिला के बात करें तो परसेंट जो मनी है वो कहाँ पर जाता था, वो इंग्लैंड में जाता था। क्लियर? अब इंग्लैंड में जाता और लोग यहाँ पे क्या करते थे, इंडिया आते थे, यहाँ से जमींदारों को लूटना, क्राफ्ट्समैन, मतलब हर किसी भी ना किसी तरीके से टैक्सेस लेना, और यहाँ से जो पैसा लेकर के जाते थे वो रिटायरमेंट के बाद में, आफ्टर रिटायरमेंट ये इंग्लैंड में वापस जाएंगे और वहां पर अपनी लग्जरी लाइफ गुजारते थे। लेकिन अब कुछ समय हमें यहाँ पर भी बिताना है तो अब क्या किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो है ये सिटीज अपने लिए खुद के लिए बनाई। मतलब ये 1857 के रिवॉल्ट के बाद की बात है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सिटी बनाई और 1857 के बाद में क्या होता है कि इनकी जो कैपिटल है, मतलब हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, तो दिल्ली पहले कैपिटल नहीं थी हमारी हमारी जो कैपिटल है वो था कलकत्ता। ठीक है। मतलब कोलकाता जो है वो हमारा कैपिटल था। तो इन्होंने 1857 के बाद में क्या करते हैं, हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे ही नहीं होती है भाई, बहुत अच्छे एक प्रोसेस के साथ होता है। एक हेर्बर्ट और एडविन दो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने आर्किटेक्चर से मतलब दिल्ली को बिल्ड किया था। ठीक है। बहुत अच्छा एक डिजाइन बनाया, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो कैपिटल सिटी जो थी तो यहाँ पर मतलब एकदम स्ट्रेट स्ट्रीट्स बनाए गए हवा के लिए, मतलब ग्रीनरी और थोड़ा अच्छी फ्रेश एयर भी मिल पाए, इसके लिए इन्होंने वहां पर क्या किया, बहुत सारी ग्रीनरी लगाई रोड के आइट साइड में।
क्लियर। और बहुत सारी मतलब जो राजपथ था, राजपथ क्या था कि जो भी जो उनका प्लेस बना था राष्ट्रपति भवन, उसके आइट साइड इन्होंने बहुत लंबा सा जो स्पेस छोड़ रखा था उसको राजपथ कहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में वहां पर जो वहां का सचिव था, जो सेक्रेटरी था, तो उसके लिए बिल्डिंग भी बनाई गई। तो वो उसकी मतलब उसका एक स्पेशल फीचर जो है वो न्यू दिल्ली में ऐड करता है। फिर उसके बाद में हम वहां पर हमें इंडिया गेट भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीजें उस जो दिल्ली है उसकी रौनक भी बढ़ाती है। लेकिन इसके साथ में दिल्ली में ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऑलरेडी मुगल एम्पायर के टाइम की दी हुई भी थी, ठीक है। मतलब हम देखते हैं ना कि मुगल एम्पायर की दी हुई भी बहुत सारी चीजें दिल्ली में थी। तो अंग्रेजों ने भी वहां पर सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो है वो हम भी करते हैं और इसको थोड़ा और बेटर बनाते हैं। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक सिटी को पढ़ना शुरू करेंगे। हम मद्रास पढ़ेंगे, बॉम्बे पढ़ेंगे, कलकत्ता भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये कॉलोनियल सिटीज में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या क्या स्पेशल करवाया है। क्लियर। मतलब ये तो हमें पता चल गया कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की ऊपर बात करें तो हम इसको कॉलोनियल सिटीज के ऊपर ही लेने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे एक एक सिटी को डिटेल में पढ़ेंगे तो ताकि चीजें जो है हमारी भी क्लियर होती हुई जाएंगी। तो सबसे पहले हमारी बारी आती है किसी मद्रास को पढ़ने की, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मद्रास एज अ कॉलोनियल सिटी। अब भाई मद्रास में एक सेंट जॉर्ज जो है, मतलब सेंट जॉर्ज फोर्ट जो है वो बनाया गया था, जो कि वहाँ का सेंटर था। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर ले कि जो ब्रिटिशर्स थे, तो हमने बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा हुआ है कि कई जगह ऐसे बोर्ड लगे हुए होते हैं ना कि यहाँ पर श्वेत लोगों का आना मतलब अलाउड है नहीं है, इस टाइप का। मतलब काले और गोरे के बीच में बहुत भेदभाव किया जाता था। आई स्टिल रिमेम्बर एक मूवी में जो अमिताभ बच्चन है, उन्हें एंट्री देने से रोक दिया जाता है, कहते हैं डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर। एक सेकेंड, सॉरी। ओके, तो वहां पर लिखा रहता है डॉग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। ये चीजें जो है यहाँ पर भी बनी रहती है कि अंग्रेजों को या ब्रिटिशियर्स को, जितने भी इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस में बहुत सारे मल्टी कलर्ड लोग रहते हैं, तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ठीक है। सबसे बड़ा जो भेदभाव है वो यहीं से शुरू होता है कि वो सिर्फ कहीं पे भी जो भी उनकी सिटीज बनी हुई हैं, जो भी उनके एरिया है जहां पर उनका उठना बैठना आना जाना है, तो वहां पर वो सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को अलाउड करते हैं। और ऐसा ही सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है वहां पर भी होता है और इसको कहा जाता है व्हाइट टाउन। अब व्हाइट टाउन कहने के पीछे क्या है, मतलब इतनी लंबी जो स्टोरी मैंने सुनाई है वो इसीलिए क्योंकि व्हाइट टाउन में वही लोग जा सकते हैं जो कि यूरोपियंस है, ठीक है। मतलब यूरोपियन कंट्री से जो बिलोंग करते हैं वो ही यहाँ जा सकते हैं। सिंपल सा है कि यूरोपियन है, इट मीन कि उनका जो स्किन टोन है वो व्हाइट है, वो फेयर है, ठीक है। और जो नॉन व्हाइट पॉपुलेशन है वो वहां पर नहीं जा सकती, मतलब वो हमेशा फोर्ट के बाहर ही रहने वाली है। फोर्ट आप इमेज में देख सकते हो, इवन आप लोग इसको यूट्यूब और क्या कहना चाहिए, ओके, गूगल भी कर सकते हो अच्छे से तस्वीर देखने के लिए। अगर कभी मद्रास जाना हुआ तो प्लीज देख कर आइएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम जो चीजें पढ़ लेते हैं ना तो उसको जब हम लाइव देखते हैं, ठीक है, तो उसका मजा कुछ और ही होता है। तो सेंट जो जॉर्ज फोर्ट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी व्हाइट पीपल्स है, व्हाइट टाउन है क्योंकि उसका नाम ही रख दिया गया व्हाइट टाउन, इट मीन कि यहाँ पर जितने भी यूरोपियंस है वही आ सकते हैं। और जो नॉन व्हाइट है, इट मीन कि जो भी हम इंडियंस है, तो वो उस एरिया में अलाउड ही नहीं थे और वो वहां पर रह भी नहीं सकते थे। तो नॉन व्हाइट लोग कहाँ रहेंगे, तो इनके लिए जो शहर है, जो किला है इनका, फोर्ट के बाहर रहने की व्यवस्था है और वो लोग यहीं पे रहते हैं और इसको कहा जाता था ब्लैक टाउन। तो मद्रास में दो टाउन्स बने हुए थे, ठीक है। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप बता सकते हैं व्हाइट टाउन जो है वो यूरोपियंस के लिए है और जो ब्लैक टाउन है वो नॉन व्हाइट पॉपुलेशन के लिए है, या शॉर्ट में कह सकते हो कि जो इंडियंस है उसके लिए है। तो यहाँ पर कौन कौन रहा करता था, जो इंडियन वीवर्स है, आर्टिशियन है, मिडिल मैन है, ये सारे लोग जो है वो यहाँ पर रहते थे। और ये कंपनी के जो ट्रेड है, मतलब वहां पर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने ही वाले हैं। मतलब जो कहते हैं ना कि मध्यम वर्गीय परिवार जो कि पैसा कमाने के लिए वहां गया हुआ है, ठीक है। तो ब्लैक टाउन में वही लोग हैं जो शिफ्टेड है और वहां पर किसी न किसी रूप में कंपनी में काम कर रहे हैं। क्लियर। तो व्हाइट और ब्लैक टाउन की जो गुत्थी थी वो यहाँ पर सुलझ चुकी है। दिस एरिया वॉज अ ट्रेडिशनल इंडियन टाउन विथ हाउसेज बिल्ड अराउंड टेम्पल्स एंड बाजार्स। अब ये वाला जो एरिया है, जो ब्लैक टाउन है, तो यहाँ पर इंडियंस ही ज्यादा है। यहाँ पर टेम्पल्स बने हुए हैं, बाजार बने हुए हैं और इसी के आसपास इनके घर भी बने हुए हैं, ठीक है। देयर वर नैरो लेन्स अलॉन्ग विच पीपल लिव्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप। दस द टाउन प्लानिंग ऑफ मद्रास वॉज वेरी मच अलॉन्ग रेशियल लाइन्स। यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हम हिंदू है भाई, हम हमारे
सारे रीति रिवाज नहीं छोड़ सकते। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक हिंदू हर किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, बट वो कभी भी अपने धर्म से कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है। बट हमें एक्चुअल पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। भाई हमारा धर्म वो है जो हमारा ऑक्यूपेशनल क्या कहना चाहिए, जो जिस ऑक्यूपेशन में हम हैं, ठीक है, उसी से हमारा धर्म डिसाइड होता है। हमारा धर्म जो कास्ट सिस्टम है जो बाद में बना है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम इसी को फॉलो करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, मतलब हमारे ऊपर इतनी सारी मुसीबत पड़ी हुई है, हम वहां पर ये इन चीजों को साइड में रख ही नहीं सकते। यहाँ पर भी हम हमारा कास्ट ग्रुप चला रहे हैं। तो ये जो ब्लैक टाउन था, तो यहाँ पर भी लोग अपने कास्ट के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सिटीज में भी कई ऐसे ग्रुप है जहाँ पे उनके सरनेम के अकॉर्डिंग वो कॉलोनीज बनी हुई हैं, क्लियर। तो यहाँ पर भी जो स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप है, तो ऐसे लोग ग्रुप बना करके वहां पर मतलब कॉलोनी पे बना बना के उस एरिया में रह रहे हैं। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी रेशियल लाइन हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि कभी नहीं छूटेंगी, ठीक है। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमने कोशिश की कि ये जो रेशियल भेदभाव है, ये जो कास्ट ग्रुप वाला जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, हम इसको कम करें। हम इसे कम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो 80% कम करने के बाद में जो बचे हैं 20% वो अभी भी है, ठीक है। ना सिर्फ लोअर क्लास में, इन इवन मिडिल क्लास और सबसे ज्यादा तो आई थिंक अपर क्लासेस में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सारी चीजें मुझे कैसे पता है, तो भाई थोड़ा इंडियन सिनेमा मैं भी देख लेती हूँ। चलो अब हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग इन कैलकाटा। अब कैलकाटा में ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि चलो एक फोर्ट बनाया जाए। अब फोर्ट बनाने के पीछे रहस्य क्या था, तो वही रहस्य था जो कि हमारे एंशिएंट टाइम की बात करें या मुगल एम्पायर की बात करें, मिडाइवल की बात करें, तो इसी पर्पस से बनाए जाते थे किले, ताकि हम जब भी कोई एनिमी आर्मी हमारे ऊपर अटैक करे तो उससे हम प्रोटेक्ट हो पाए, ठीक है। मतलब जब तक कि वो हमारे पास पहुंचे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देखना आपने जितने भी फोर्ट्स बने हैं वो बहुत ज्यादा हाइट पे बने हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम जब हम इनको विजिट करने जाते हैं तो हमारी सांसें फूल जाती है कि भाई इतने हाई पे फोर्ट्स पे कैसे पहुंचा जाए। तो उस टाइम सोचो कि जब लाखों की तादाद में जो आर्मी है वो वहां पर पहुंचती थी, तो पहुंचने में ही उनका डिमोटिवेशन कि भैया हमने आपको थका दिया है, अब आप वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे वॉर में, ठीक है। तो इस एम के साथ में ये फोर्ट्स बनाए जाते थे। तो ऐसा ही कलकत्ता में एक फोर्ट बनाया गया और उसका नाम था फोर्ट विलियम, राइट। अब विलियम कौन थे ये आपको पता लगाना है, ठीक है, लॉर्ड विलियम, ओके। तो यहाँ पर एक फोर्ट बनाया, और ये जो फोर्ट है ये इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी इसके ऊपर इजीली अटैक नहीं कर पाए। मतलब हम इसके अंदर है तो हम सेफ है। इन ऑर्डर टू डिफेंड कलकत्ता, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू फोर्ट, वन दैट कुड नॉट बी इजीली अटैक्ड, ओके। इसी रीजन के साथ में बनाया गया। और इसकी स्पेशलिटी ये थी कि ये जो फोर्ट बना है तो उसके आइट साइड में बहुत एक वास्ट ओपन स्पेस जो है वो छोड़ा गया, और वो भी इसी रीजन के साथ छोड़ा गया ताकि कभी भी कोई एडवांस एनिमी आर्मी आए तो इनसे हम यहाँ पर लड़ सके। और वहीं से मतलब ये सारे जो क्लियर जो ओपिनियंस थे इन लोगों के थे, ओके। तो ये जो वास्ट ओपन स्पेस है जो कि पूरे फोर्ट के अराउंड बनाया गया था, बाद में चल के भैया ये इसका लैंडमार्क बन चुका था, है ना। द वास्ट ओपन स्पेस अराउंड द फोर्ट हैज बिकेम अ लैंडमार्क ऑफ कोलकाता, क्लियर। वो कैलकाटा लिखा हुआ है बट मैं उसको कोलकाता ही पढ़ूंगी यार, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि जो टाउन प्लानिंग है और इन कलकत्ता, तो यहाँ पर स्पेशली आपको ये पढ़ना है कि फोर्ट विलियम जो है वो इसी पर्टिकुलर एम के साथ में बनाया गया था, ताकि अगर कभी इन फ्यूचर यहाँ पर, और इन फ्यूचर क्या उसी करंट सिचुएशन में ही बहुत सारे अटैक्स हुआ करते थे, है ना। तो वहां पर कोई भी अगर एनिमी आर्मी आ रही है या कोई भी दुश्मन शत्रु सेना जो है वो आक्रमण कर रही है, तो हम उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ इन्होंने इतना ही नहीं किया, इन्होंने साथ में ये भी किया कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वेजिटेशन थे, यहाँ पर जो क्लीनिंग थी, क्योंकि कलकत्ता जो है वहाँ का मतलब मेन सेंटर भी है, क्योंकि वो कैपिटल भी थी, सबको पता है। तो अंग्रेजों का थोड़ा इसको सुधारने का ज्यादा उद्देश्य था, क्योंकि वो लोग यहाँ पर रह भी रहे थे। तो उस वक्त यहाँ पर कलकत्ता में थोड़ी सी मतलब क्या कहना चाहिए, प्रदूषित हवा थी। तो इन सबको सुधारने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया। उन्होंने ट्राई किया कि यहाँ का जो एक्सेसिव वेजिटेशन है, जो डर्टी टैंक्स
बने हुए हैं, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, इन सबको भी क्लीन किया जाए और इनको रीबिल्ड भी किया जाए। ठीक है, अब इनको यहाँ पर ये भी पता था ब्रिटिशर्स को भैया, एक चीज भी ये हुई कि यहाँ पर बहुत सारे गंदे पानी के पुल्स रखे हुए हैं, मार्शलैंड्स रखे हुए हैं, तो इनसे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है जिससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो इन्होंने यहाँ पर भी फोकस किया कि हम लोग इस चीज को भी सुधार ले, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ है वो तो इससे मतलब इफेक्ट होंगी ही होंगी, और उस पब्लिक में आप लोग भी रह रहे हो भैया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पब्लिक हेल्थ को थोड़ा सा प्राइम बेसिस पे रखा और मतलब इसी बेसिस पे वहां पर क्लीनिंग वगैरह भी करानी शुरू की। पब्लिक हेल्थ बिकेम द प्राइम बेसिस फॉर क्लीनिंग एंड सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग। तो भाई ये बहुत बड़ी लाइन है कि यहाँ पर इन्होंने पब्लिक हेल्थ के बारे में इतनी बड़ी बात सोची थी। अब हम टर्न करते हैं हमारे बॉम्बे की तरफ। ठीक है, मद्रास हो चुका है, कलकत्ता हो चुका है, अब बॉम्बे। तो बॉम्बे में थोड़ी ज्यादा चीजें होती है। ज्यादा कैसे, क्योंकि हम लोगों ने कलकत्ता में पढ़ा, हमने बॉम्बे में पढ़ा, सॉरी हमने मद्रास में पढ़ा, तो थोड़ी बहुत चीजें हुई है। बॉम्बे में आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बॉम्बे जो है वो कमर्शियल कैपिटल बन चुकी थी। ठीक है, कमर्शियल कैपिटल इन द सेंस कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज होती है वो सारी हो रही है। यहाँ से बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि यहाँ पे मतलब बिजनेस पर्पस जो है वो ज्यादा है। तो ये कमर्शियल कैपिटल बन चुकी है 19th सेंचुरी के टाइम पे। तो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, मतलब बॉम्बे के थ्रू ही इंडिया जो है वो इंपोर्ट करती थी, एक्सपोर्ट करती थी। बॉम्बे वॉज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया। एक सेकेंड। By the end of the 19th century, half the imports and export of India passed through the Bombay. अब बॉम्बे से ही आधे से ज्यादा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस हुआ करता था वो यहीं से होता था। तो यहाँ पर कमर्शियल कैपिटल बोलना हमें बनता है। ठीक है, अब भाई ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने आप का पावर अथॉरिटी बताने के लिए यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, और ये जो बिल्डिंग्स होती है वो ब्रिटिशर्स से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर के बनने वाली है। To make their power and authority, the Britishers built many buildings in Bombay, reflecting their supremacy, authority and power. तो भैया अपने आप को प्रूव करने के लिए इन लोगों ने अच्छा खासा खर्चा कर दिया। ठीक है, और ये लोग तो अब चले गए हैं, तो कई बिल्डिंग्स ऐसी है जो कि अब हमारे लिए फार्म हाउस बन चुके हैं, हमारे लिए पिकनिक स्पॉट बन चुके हैं, और मोस्ट ऑफ जो है उसमें कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। जैसे कई जगह पर वहां पर नगर पालिका है, कहीं पे हाई कोर्ट है, कहीं पे कुछ है, मतलब हमने उसको अपने यूज में ले लिया है। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात बहुत अच्छी है कि इन्होंने जो कंस्ट्रक्शंस कराए थे वो आज भी हिले नहीं है, और हमारी जो गवर्नमेंट अब कंस्ट्रक्शन करा रही है आगे आने वाले 10 साल में भी हमें उसका अस्तित्व नहीं पता है कि वो है भी या नहीं है। तो कुछ चीजें हमें उनसे सीखने की भी जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यूरोपियन स्टाइल में उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया है, बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनाई हैं, और सिंपल सा एक और उद्देश्य भी था इनका बनाने का, क्योंकि वो जो इंडियन सब्जेक्ट्स है तो इन लोगों से ना क्या थोड़ी सी दूरी भी बनाना चाहते थे। ठीक है, अगर हम उन्हीं के बीच में जाके रहे तो उनका मतलब ऐसा मानना है, तो उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, द ब्रिटिश वांटेड टू एम्फेसाइज the vast gap between them as colonial master and their Indian subjects। तो भाई एक गैप भी बना के रखना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हम आपसे बेहतर है। ठीक है, अब इसमें से जब इन्होंने बिल्डिंग्स बनानी शुरू की, यूरोपियन स्टाइल में बनाना शुरू किया, तो इनका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज द बैंगलो बोल रही थी मैं, बैंगलोर पढ़ने वाली थी उसको, सॉरी। ठीक है, इट्स अ बंगलो। तो बंगलो जो है, मतलब अभी हम जो बंगले बनाते हैं ना, कहते हैं कि बंगला है हमारा, ये है वो है, तो भाई ये ब्रिटिशर्स की देन है। और यहाँ पर ये लोग जो है मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहा करते थे, और मतलब जो इंडियन वर्ड है उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मतलब इन्होंने बंगले बनाए थे। द बंगलो यूज्ड मोस्टली बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वाज सेट इन एन एक्सटेंसिव ग्राउंड सो दैट अ डिस्टेंस कैन बी मेंटेन फ्रॉम द इंडियन वर्ल्ड। तो हमारा जो भाई तुम हिंदुस्तान में रह करके हमसे कैसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, समझ में नहीं आई। कभी कोई अंग्रेज मिले उस टाइम का तो जरूर पूछना, मैं भी पूछूंगी जब जिंदा नहीं होगा।
फिर उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और जाए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर बिल्डिंग्स तो बन चुकी है, बंगलो बन चुके हैं, लेकिन जो पब्लिक बिल्डिंग्स है तो वहां पर भी इन्होंने काफी अच्छा मतलब काम किया है। इन्होंने नियो क्लासिकल स्टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने यहाँ पर। तो इस बिल्डिंग में क्या होता था, लाइक टाउन हॉल, जो मतलब एग्जाम्पल्स देखे तो बॉम्बे में जो टाउन हॉल है, ठीक है, तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। The style of building was characterized by pillars and arches that originally from of Roman Empire। जो रोमन एम्पायर का एक फॉर्म है कि वहां पर पिलर्स बनाने हैं, बड़े बड़े आर्चेस बनाने हैं। देखो ये वाला जो है यहाँ पर, ये जो एल्फिन स्टोन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो ये पिलर्स बने हुए हैं, यहाँ पर ये जो आर्च बने हुए हैं, तो ये सारा जो है वो रोमन एम्पायर के एग्जाम्पल्स है, या वहां से हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ से कॉपी किया है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए जो ब्रिटिशर्स है इन्होंने नियो क्लासिकल स्टाइल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि हमारे लिए भी नया था, ठीक है। आर्टिस्ट थे हमारे यहाँ पर पहले भी, क्योंकि जो मुगल एम्पायर है या जो मिडाइवल है वहां पर भी किया है, लेकिन हाँ क्योंकि वो रोमन एम्पायर से जो है इंस्पायर था, तो मतलब जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी पहले भी ये चीजें हो चुकी है, लेकिन इन्होंने थोड़ा अपना एक टच डाला है, और वो टच था नियो क्लासिकल स्टाइल। फिर हम और आगे की बात करें तो इन्होंने यहाँ नियोगैथिक जो स्टाइल है वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एकदम हाई पिच्ड रूफ है जहाँ पर पॉइंटेड आर्चेस बने हुए हैं। इन्होंने बहुत एलोबरेट जो डेकोरेशंस होते हैं वो किया है। तो जो बॉम्बे का सेक्रेटरीट है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है, हाई कोर्ट है, ये सारे जो है इसी स्टाइल में बने हुए हैं, नियोगैथिक, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको तीन चीजें याद रखनी होंगी। सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स है इन्होंने आपको बंगलो दिया है जहाँ पे आप रह सकते हो। फिर इन्होंने नियो ट्रेडिशनल, एक सेकेंड मैं खुद ही भूल चुकी हूँ, नियो क्लासिकल स्टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, और जो थर्ड वन था वो था नियो गैथिक जो स्टाइल है वो भी इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया। तीनों की अपनी अपनी जो स्पेशलिटीज है वो देख चुके हो। नियो क्लासिकल स्टाइल में आपको आर्चेस देखने को मिलने वाले हैं, पिलर्स देखने को मिलने वाले जो कि रोमन एम्पायर से अडॉप्ट किए थे, राइट। फिर हम नियोगैथिक में बात करें तो यहाँ पर क्या है, एकदम हाइट पे रूफ्स बने हुए है ना, हाई पिच्ड रूफ बने हुए, पॉइंटेड आर्चेस है जहाँ पर आर्चेस भी बने हुए हैं, और बहुत तरीके का डेकोरेशन भी है। जैसे देखो यहाँ पर ये जो वॉल्स बनी हुई है, देखो ये डेकोरेशन आपको कितनी बारीकी से काम किया है। यहाँ पर वॉल भी बने, मतलब वॉच भी बनी हुई है वॉल के ऊपर, और कई जगह एक्चुअल में बनी भी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी देखे तो बहुत सारे यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह किया है, इस बिल्डिंग में भी किया है। तो ये अगर स्पेशलिटीज पूछे, कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब आता है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिल स्टेशन, ठीक है। जब आप मतलब अभी जो हमारे पास हिल स्टेशन है ना, बहुत सारे हिल स्टेशन है, तो सही मायने में बात करें तो ये हिल स्टेशन जो है वो भी इन्हीं की देन है। अब इनकी देन क्यों है, क्यों ब्रिटिशर्स को हिल स्टेशन की नीड पड़ी, और क्यों उन्होंने हमारे लिए हिल स्टेशन एज अ विरासत छोड़ करके चले गए। देखो जो ब्रिटिशर्स है हमें पता है कि वो यूरोप से थे, ठीक है, यूरोपियंस थे। अब यूरोप का जो एटमॉस्फियर है या वहाँ के जो टेम्परेचर्स है वो हमारे इंडिया से काफी डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर थोड़ा कूल जो टेम्परेचर है वो बना रहता है, एटमॉस्फेयर बना रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर एक टाइम में बहुत कूलनेस होती है, एक टाइम में हमारे यहाँ समर्स आ जाते हैं, फिर कभी रेनी सीजन हो जाता है। ये कुल मिला के इंडिया का जो सीजन है वो बदलते रहता है। लेकिन ठीक है, यूरोप में भी ऐसा होता होगा, बट वहां पर मोस्ट ऑफ जो है वो एकदम थोड़ा कूलनेस जो है वो बनी हुई रहती है। अब ब्रिटिशर्स को चाहिए कि हमें भी थोड़ा कूल बन के रहना है, जो कि वो यहाँ पर मिस कर रहे थे, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने क्या किया, जो हिल स्टेशंस है, ब्रिटिशर्स ने जो हॉट वेदर है उससे थोड़े टाइम के लिए बचने के लिए, ठीक है, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पर समर सीजन है तो चलो भाई हिल स्टेशन चले जाए, तो वहां पर आपको थोड़ा क्या कहना चाहिए, आपको थोड़ा कूल टेम्परेचर मिलेगा, आप वहाँ पर टेम्परेट वाला जो वेदर है वो एंजॉय कर सकते हो, कूल क्लाइमेट को आप एंजॉय कर सकते हो। अब कूल क्लाइमेट है मतलब उन्होंने ऐसे ही कोई भी जगह नहीं सोच ली कि जैसे कि राजस्थान में जाकर के आपने हिल स्टेशन बना दिया है, तो राजस्थान में जाकर के हिल स्टेशन नहीं बन सकता है, तो भाई इसके लिए भी जगह का चयन जो है वो अच्छे से करना होता है। जैसे कि आप उत्तराखंड में देख ले, शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, ये सारी जगह पर, ठीक है, डलहौजी, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर ऑलरेडी ऐसे बने हुए थे। तो ये जो टेम्परेचर, जो एटमोसफियर जो नेचर द्वारा गिवन था, मतलब नेचुरली यहाँ के कूल क्लाइमेट्स थे, तो इन्होंने उसी को हिल स्टेशन बना दिया कि आप थोड़े टाइम के लिए वहां पर जाकर के स्टे कर सकते हो, आप वहां पे जाकर इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा सबसे बड़ा एक रीजन ये भी था कि जितनी भी आर्मीज थी, सोल्जर्स थे, ठीक है, वो डैमेज है,
यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे जो कि आर्मी में जाकर, मतलब जब भी कोई वॉर होता है तो यहाँ पर मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आप डैमेज हो चुके हो, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर आप विनर भी हो चुके हैं, डैमेज नहीं हुए हैं, तो भी आपको एक रेस्ट की नीड होती है। तो इन सारे हिल स्टेशन पे आर्मी जो सोल्जर्स है इनको भी रेस्ट मोड पर भेजा जाता था, ठीक है। तो बहुत सारे हिल स्टेशन बने थे, लाइक दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, डलहौजी। तो ये सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा जो हिल स्टेशन बने हुए थे वो थे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर जो है अपने एरिया को भी रिप्रेजेंट करने, है ना, रिक्रिएट करने की कोशिश की थी। द यूरोपियंस ट्राई टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ देयर होम कंट्रीज एंड कूल क्लाइमेट ऑफ यूरोप। जो यूरोप का कूल क्लाइमेट था वो यहाँ पर बनाना चाहते थे, ताकि थोड़े टाइम के लिए वो यहाँ पर ये फील ले सके, ठीक है। देखो सोच लो, बाहर के आए हुए लोगों ने अपने यहाँ का जो क्लाइमेट है यहाँ पर वो भी क्रिएट करने की कोशिश कर ली। तो हम कितने बड़े वाले मूर्ख थे उस समय, ठीक है, क्योंकि हम अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग करके, हम अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ करके हम उनको लग्जरी लाइफ दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने जितनी भी चीजें कराई हैं, ठीक है, ये एक माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि मैंने एक लाइन कही थी कि इतनी सारी जो हिल स्टेशन है, इतनी प्रॉपर्टीज है, वो हमारे लिए बना के छोड़ के चले गए। तो भाई इन्होंने वहां पर जो भी बनाया तो वो हमारे अपने पैसों से बनाया था, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत लूटा था, हमसे बहुत सारे टैक्सेस लिए हैं, बहुत किसी ना किसी तरीके से हमें हार्म ही किया है, ठीक है। और इवन वहां पर जो भी लोग यहाँ से गए थे उन्होंने अपनी होम कंट्री में भी जो भी रिक्रिएशंस किए होंगे, जो भी बिल्डिंग्स बनाई होंगी, तो वो भी हमारा ही पैसा था, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि यूरोप का जो क्लाइमेट है वो सेटल डाउन करने की कोशिश की थी, और अपने यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कोशिश की कि हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर इन चीजों को कर पाए। तो इन्होंने यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई थी तो वो भी यूरोपियन स्टाइल में ही बनी हुई थी। तो यहाँ पर बहुत सारे विलास बने थे, कॉटेज बने हुए हैं, जैसे कई लोग जाते हैं थोड़े टाइम के स्टे के लिए, तो वो विलास में रुकते हैं, कॉटेजेस में रुकते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है वो यूरोपियन लुक में ही बनी थी, ताकि इन चीजों को वो मिस नहीं कर पाए, ठीक है, हिल स्टेशंस में। इवन यहाँ पर एंड मिडेस्ट गार्डन्स भी बने हुए थे, ठीक है। फिर ये तो हो गया यहाँ के हिल स्टेशंस के विलास और कॉटेज के बारे में। लेकिन जो यहाँ पे चर्चेस बने थे, स्कूल कॉलेजेस बने थे, तो वो भी ब्रिटिश कल्चर को ही रिप्रेजेंट करता था। क्लियर, मतलब जितनी भी चीजें हैं तो वो कोशिश कर रहे थे कि आप एशिया में आकर के, इंडिया में आकर के वो यूरोप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास बहुत सारी जो एंशियंट टाइम की, मतलब कहते हैं ना कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है ना, अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग, तो वो हमें अपने कल्चर से डिफरेंट क्यों लगती है, क्योंकि वो हमारे कल्चर में बनी ही नहीं थी, ठीक है। उन्होंने वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई थी, वो अपने आप में वो अच्छा फील लेना चाह रहे थे। अब बात करते हैं कि इन सिटीज की सोशल लाइफ क्या होंगी। हमने सोशल लाइफ ऑफ रूरल एरिया की भी पढ़ी हुई थी कि विलेजेस में, टाउन्स में किस टाइप की सोशल लाइफ थी। अब यहाँ की सोशल लाइफ के ऊपर बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि ये सिटी है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन होगी वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर कोई ना कोई रोजगार ढूंढने के लिए आएंगी ही आएंगी, मतलब ऑक्यूपेशनल जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर ज्यादा रहने वाली है। अब क्योंकि इन सिटीज में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छी आ चुकी थी, यहाँ पर हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस थे, बसेस आ चुकी थी, है ना, जो कि ट्रैवल अच्छा खासा कर रही है। इन सिटी में ये सारी सुविधा हो गई है, तो कुछ चीजों को अट्रैक्ट भी करने वाली है। सिटीज वर प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन प्रोवाइडिंग पब्लिक पार्क एंड थिएटर। अब भाई जितनी भी सुविधाएं थी वो इन सिटीज में आ चुकी थी। यहाँ पर पब्लिक पार्क्स बन चुके थे, मतलब जहाँ पर लोग घूम फिर सकते थे, थिएटर्स भी आ चुके थे, 20वीं सेंचुरी में सिनेमा हॉल्स भी आ चुके थे। टुक अप द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जिटिंग न्यू वे ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सोशल इंटरेक्शंस। मतलब अभी तक के हम ना, सिर्फ मैं आपको बता रही थी कि हमारी जो जरूरतों की चीजें हैं वो चीजें प्रोवाइड करने के लिए हम शहर में जा रहे हैं, लेकिन भाई इन शहरों ने अच्छा खासा इंटरटेनमेंट भी दे रखा था, मतलब सिनेमा हॉल आ चुके हैं, सोशल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, पार्क बन चुके हैं, थिएटर बन चुके हैं, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जनता यहाँ पर अट्रैक्ट तो होने वाली है। लेकिन एक चीज यहाँ पर और मेंशन करूंगी कि इतनी सारी चीजें हैं, अब ब्रिटिशर्स कर रहे हैं तो हम ऐसे फ्री फंड में तो करेंगे नहीं। तो ये जो सुख सुविधाएं हैं, जो लाइफ है, तो वो सिर्फ कौन यूज कर सकता है, जो अपर क्लास के लोग हैं, कुछ मिडिल क्लासेस जो है, मतलब मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो भी इनको फील कर सकते हैं या इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई अच्छा खासा पैसा पे करना होगा तो हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता है। तो जितने जैसे कि जमींदार हो गए हैं तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, जो भी मनी लेंडर्स है जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ वही लोग थे। लेकिन एक तबका ऐसा भी था
जो कि यहाँ पर मिडिल क्लास के जो, अच्छा एक सेकेंड पहले अच्छे लोगों का बता दूं। अच्छे लोगों का मतलब जो, सॉरी मेरे वर्ड्स के लिए, अच्छे लोगों का मतलब मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं पढ़े लिखे लोगों के बारे में बताऊं। मेरा कहने का मतलब था कि जो फाइनेंशियल स्ट्रांग थे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी थे, ठीक है, इस सिटी में। जैसे कि वो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि मतलब अच्छा खासा उनके पास में पैसा है। मैं अच्छे लोगों से मतलब यही था कि उनके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, इस बात के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, ठीक है। टीचर्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, तो ये सारे लोग जो है यहाँ की मेन पॉपुलेशन थी। क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी सुख सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इनके ऊपर खर्च करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो जो खर्च कर पाए वो लोग, ठीक है। तो यहाँ की मेन पॉपुलेशन कौन थी? इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, लॉयर, टीचर, ये सारे लोग जो है यहाँ की मेन पॉपुलेशन थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें एजुकेटेड पीपल्स के बारे में, तो यहाँ पर इन लोगों, ये जो लोग थे, तो वो सोसाइटी के, गवर्नमेंट के जितने भी इश्यूज हैं उनसे अवेयर थे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि जब हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो जिन लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन में कदम रख चुका है, जो पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग चीजों को समझ सकते थे और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिशर्स पॉलिसी के अगेंस्ट बोलना शुरू किया था, सच गलत क्या है अपने ओपिनियंस रखने शुरू कर दिए थे। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ के जो एजुकेटेड लोग थे, तो वो इन सारे इश्यूज से अवेयर थे, ठीक है। चाहे वो सोसाइटी का इशू हो, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो। सोसाइटी के इश्यूज भी हमने बहुत सारे पढ़े थे, सती प्रथा पढ़ा, चाइल्ड मैरिज पढ़ा है, ये सारे जो टॉपिक्स थे, है ना, विडो रीमैरिज था, इन सारी कंडीशन ऑफ विडो था। तो ये सारी चीजों से अवेयर थे, तो इन लोगों ने उनके ऊपर अपने ओपिनियन रखने शुरू किए, उनके ऊपर इन द सेंस की जो इश्यूज थे, ठीक है, उनके ऊपर अपने ओपिनियन रखने शुरू किए। और ये ओपिनियन कैसे रखते थे? न्यूज़पेपर के थ्रू, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू, जनरल्स के थ्रू। तो इन सारी चीजों के थ्रू ये अपने ओपिनियन जो है वो पब्लिक के सामने रखते थे। अब सिटीज जो है, इन्होंने मतलब जो एजुकेशन था फॉर वुमेन जो है उसके लिए प्रोवाइड किया। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो वुमेन के लिए आई। वुमेन ने एजुकेट होना भी शुरू कर दिया, मतलब उसको एजुकेट होने के लिए एक अच्छा खासा जो जो ग्राउंड है वो मिल चुका था। सॉरी, एक्चुअली ना पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैं उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। हाँ, तो सिटीज के ऊपर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि जो वुमेन्स था, तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट जरूर हो रहा था, ठीक है। वुमेन्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी। अपॉर्चुनिटी में हम बात करें तो वुमेन एजुकेशन मिल रहा था, क्योंकि अभी तक के हमने रूरल एरिया में बात करें या तो फिर वो अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तब भी वुमेन्स को एजुकेट नहीं किया जाता था। लेकिन अब वुमेन्स के लिए एक अच्छा खासा जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड फ्लोर जो है वो मिल चुका था। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पढ़ लिख भी रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो वुमेन्स है उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। वुमेन स्टार्टेड वर्किंग एज टीचर, नर्स, फैक्ट्री वर्कर, थिएटर एंड फिल्म एक्ट्रेसेस टू। तो यहाँ पर अभी तक के क्या था कि हमने रूरल एरिया में पढ़ रखा था कि जो महिलाएं हैं उनको हम घर की चारदीवारी में ही रख रहे हैं। लेकिन जब सिटीज में जाते हैं, तो यहाँ पर पहले भी सिटीज थी, लेकिन वहां पर भी हमने वुमेन को इतनी फ्रीडम नहीं दी थी। तो यहाँ पर ये स्पेशलिटी बहुत अच्छी मैं मानना चाहूंगी कि यहाँ पर वुमेन को भी एक अच्छा खासा मौका मिल चुका था अपने आप को प्रूव करने का। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, उसने काम भी करना शुरू किया। तो ठीक है, पहले पहले टाइम में ना, मतलब हम जो वुमेन्स होती है, तो वो वही फील्ड चूज करती है जो उसके लिए सेफ और सिक्योर हो, ठीक है। क्योंकि इंडियन सोसाइटी है, तो कई जगह अगर वहां पर सेफ फील नहीं करते हैं तो भी जॉब छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो टीचर हो गया, नर्स हो गया, तो इन सारे जगह पर भी वुमेन्स ने काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो फिल्म एक्ट्रेसेस के रूप में भी आने लगी। फिर यहाँ पर ये एक सेक्शन हमने पढ़ लिया जो एजुकेटेड पीपल का था, जो मिडिल क्लास थे, अपर क्लास थे, ठीक है। अब यहाँ पर सिटी में एक सेक्शन ऐसा भी था, एक क्लास ऐसा भी था जो कि वर्किंग क्लास था, जो यहाँ पर शिफ्ट सिर्फ काम करने के लिए ही हुए थे, ठीक है। दे केम टू सिटीज लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्योंकि वहां पर देखो, जब शहर के, मतलब हमने गाँव की बात की थी, टाउन्स की बात की थी, तो हमारे जितने भी ऑक्यूपेशंस थे, एम्प्लॉयमेंट थे, वो डिस्ट्रॉय कर चुके थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अब रोजी रोटी चाहिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान जो है सबकी बेसिक नीड है, तो इसके लिए लोगों को यहाँ पर शिफ्ट भी होना पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो गलत भी होते थे, क्योंकि जब वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ब्रिटिशर्स है वो ब्रिटिश एम्प्लॉयर के कंपैरिजन में जो इंडियन एम्प्लॉयर है उनको बहुत कम पे कर रहे हैं, ठीक है। अब पे कम कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी अपनी जमीन भी नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, तो इनको घर रहने के लिए भी वहां पर एक अच्छा खासा अमाउंट चुकता करना पड़ रहा था, ठीक है। मार्केट इतने सारे बन चुके हैं,
तो यहाँ पर उनको अपनी हर एक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा खासा पे करना पड़ता था। तो यहाँ पर कुल मिला के बोल सकते हैं कि यहाँ पर वो कमा के खा भर रहे थे और कुछ भी नहीं बचा पा रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो काम की तलाश में आए हुए थे। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो इसलिए भी आए थे क्योंकि उन्होंने सिटी की जो लग्जरी लाइफ है, जो इलाइट लाइफ स्टाइल है, वो भी अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, डिजायर टू सी थिंग्स दे हैड नेवर सीन बिफोर, ये चीजें जो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी, तो इन चीजों को देखने की भी क्या एक डिजायर थी। ठीक है, थिएटर देखना है, ठीक है, पार्क्स में घूमना है, मूवी सिनेमा हॉल्स देखने हैं, इंटरटेनमेंट के जितने भी सोर्सेस थे, तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के अंदर ना ये चीजें होती है, हमारे अंदर भी होती है। जो चीजों तक के हमारी पहुंच नहीं है, तो वो ड्रीम है हमारा कि हमें इस चीज को एंजॉय करना है। ठीक है, तो ऐसा ही वहां पर भी था। लेकिन सिटी में जो लाइफ थी वो बहुत ही स्ट्रगल थी, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। लाइफ इन द सिटी वॉज अ फुल ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, यहाँ पर जॉब्स जो है वो बहुत अनसर्टन थी, बहुत कम थी। ठीक है, वहां पर खाने के ऊपर आपको पैसा देना है, आपको रहने के लिए पैसा देना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी रूरल एरिया के जो लोग हैं वो सिटी की ओर ट्रांसफर होते हैं, और सबसे बड़ी मजबूरी तो एम्प्लॉयमेंट ही थी। ठीक है, मतलब उन्हें नहीं पता था कि जिस रोटी की तलाश में हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो वो हमारे गांव से भी ज्यादा महंगी वहां पर मिलने वाली है। तो मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देती है। ठीक है, इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हमने कोविड पीरियड में देखा कि किस तरीके से गांव देहात के लोग भी जो है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे, शहरों में शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, तो जब कोविड आया था तो बहुत सारे लोग जो है वो किसी ना किसी सोर्सेस से अपने गांव वापस आ रहे थे। क्यों? क्योंकि शहर में वो सिर्फ तब तक के रह सकते थे जब तक कि वो कमा रहे हैं, अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं, तब तक के ही वो वहां पर स्टे कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने कमाना बंद किया तो उनके लिए वहां पर खाने की भी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए वो घर वापस हो रहे थे। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो भाई, जैसा कि पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश मूवमेंट पे थे। क्लियर? तो अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि इन्होंने इतने ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, पोर्ट्स के थ्रू ये अपना माल जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें जो ब्रिटिशर्स प्रोडक्शन है, ठीक है, मतलब जो मशीन मेड ब्रिटिशर्स जो प्रोडक्ट बन रहे थे, जो रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने थे, तो वो इंडिया के हर एक कोने में भी पहुंचाना था। क्लियर? क्योंकि इन्हें सिर्फ अपना पैसा जो है, अपनी इकोनॉमी वो डेवलप करनी है, तो इसके लिए भी दिक्कत होने वाली है। तो अब इन्होंने क्या किया, इनको पता चल गया कि भैया ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है। और जब 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था, तो वहां पर भी एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि हाँ, हमें कम्युनिकेशन अच्छा होता तो शायद हम चीजें जो है वो जल्दी शॉर्ट आउट कर सकते थे। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस थे कि इन्होंने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ना सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए हेल्पफुल रहा है, बल्कि हम इंडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा। ठीक है, क्योंकि 1857 का जब रिवॉल्ट था तो हमने इंडिया के अलग अलग पार्ट से ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, लेकिन उसके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हमारे अंदर एक प्रॉपर प्लान नहीं था। और प्रॉपर प्लान नहीं होने का रीजन क्या था कि हमारे अंदर हम किसी से म्यूचुअल मीटिंग ही नहीं रख पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं था कि हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होकर के कोई अच्छा प्लान सेट कर ले और उस प्लान को हम एग्जीक्यूट करें। अब वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाया, तो हमने, और सबसे बड़ी बात कि यूनिटी भी नहीं थी। ठीक है, और यूनिटी क्यों नहीं थी? तो क्योंकि हम लोगों का कम्युनिकेशन ही नहीं था एक दूसरे से। तो ये सारी चीजें जो है हमने बाद में इन चीजों को हमारे पर्पस से भी यूटिलाइज किया। मतलब ये कहना चाहिए कि जो चीजें इन लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए बनाई थी, हमने उसे अपने यूज के लिए भी यूज किया। ठीक है, मतलब इसका फायदा हमने अपने आप के लिए भी लिया। तो ब्रिटिशर्स ने पता है ये चीज देखी कि उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बनाया था तो उन्होंने अपने मतलब के लिए बनाया था। तो उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि भैया इंडिया में अगर आपको राज करना है तो आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए अच्छा खासा, और आपको अच्छा खासा कम्युनिकेशन भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको सारे प्रोडक्ट, सारे जो एक बॉन्ड बना के रखना ना, एक यूनिटी, तो वो सबसे मर्ज होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि सारी जितनी भी रोड्स थी, ठीक है, मतलब इन्होंने रोड्स बनाई। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने रोड के ऊपर काम किया, दे सेट अबाउट इम्प्रूविंग द रोड्स। फिर उन्होंने जो रोड है उनको हर एक मेजर सिटी से लिंक किया। ठीक है, उन मेजर सिटी से लिंक किया, पोर्ट से लिंक किया, मार्केट ऑफ द कंट्री जो है इन सब से उन्होंने लिंक किया। जैसे अगर यहाँ पर पोर्ट है तो इस पोर्ट को उन्होंने मेजर सिटी से लिंक किया, और सिटी से मतलब हर एक इंडिया के जो पार्ट है हर जगह connect किया। Efforts were made to link by roads or to the major cities, ports and market of the countries. However, the real improvement in transport came with the coming of the railways. जैसे ही रेलवे आता है तो ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या इम्प्रूवमेंट हो जाता है।
क्लियर। हालांकि रोड से तो हम कर ही रहे थे, लेकिन रेलवे ने और चीजों को ईजी कर दिया था, क्योंकि जब मालगाड़ी बनी थी तो सबको पता है मालगाड़ी का मेन उद्देश्य इसीलिए था कि जितना भी एक्सपोर्टेशन है, क्योंकि बाय रोड हमें वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ रहा था, लेकिन बाय जो ट्रैक है उससे हमें वो चीजें ईजी भी पड़ रही थी। ठीक है, याद होगा कि हम लोगों ने ट्रेन भी लूटी है ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, राइट। अब सबसे पहले जो ट्रेन है वो 1853 में चलाई गई थी बॉम्बे टू थाने, ठीक है। और इसका रीजन भी सबको पता है कि मतलब इसके पीछे कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी जो है इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। इंडिया में अगर रेलवे को कोई इंट्रोड्यूस कराता है तो वो कौन है, लॉर्ड डलहौजी। तो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो डलहौजी है, डलहौजी तो मेंशन करेंगी, शायद मैंने वो स्लाइड यहाँ पर शायद आगे चल के ऐड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला रेलवे ट्रैक जो है वो कहाँ पर होता है, मतलब सबसे पहले जो रेल है वो कहाँ पर चली थी। द फर्स्ट रेलवे लाइन रनिंग फ्रॉम बॉम्बे टू थाने वॉज ओपन इन 1853। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। अब थ्रो रेलवे वर इंट्रोड्यूस फॉर द क्विक मूवमेंट ऑफ द आर्मी एंड फॉर ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कंट्री एंड इट सेलिंग ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स इनटू द मार्केट, दीज बेनिफिटेड द इंडियंस। ओके, देखो मैं चीजों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो रेलवे बनाने का रीजन था, ठीक है। तो जो ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स है उसको मार्केट में लाना इसका मेन था, ठीक है। मतलब जो मेन एम है कि उसको मार्केट में लाना है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर मैं आर्मी की बात करूँ, जो क्विक मूवमेंट ऑफ आर्मी थे, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम दोनों के लिए पढ़ेंगे, तो चाहे वो हम इंडियंस के लिए पढ़े या ब्रिटिशर्स के लिए पढ़े, क्योंकि फायदा तो भैया हमने भी उनसे बहुत उठाया है, ठीक है। ब्रिटिशर्स का मोटिव ये था क्योंकि जितने भी आंदोलन यहाँ से वहां हो रहे हैं, जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उन मूवमेंट्स को कम करने के लिए वो अपनी आर्मी को एकदम वहां पर पहुंचा दे, ठीक है। और जब भी ये सारे मूवमेंट होते थे तो वो अपनी आर्मी को उस प्लेस तक के पहुंचा नहीं पा रही थी, तो जिसकी वजह से ये सारे जो विद्रोह, रिवॉल्ट है, मूवमेंट्स है, वो और भी बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो रेलवे इंट्रोड्यूस कराने के साथ में क्या हुआ कि जहाँ पे भी जो भी रिवॉल्ट हो रहा है तो वहां पर तुरंत वो अपनी आर्मी को पहुंचा के उस रिवॉल्ट को, उस मूवमेंट को खत्म कर देती थी, ठीक है। अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इंडियन पर्सपेक्टिव से भी जो ब्रिटिशर्स का मोटिव था वो हमारा भी था, ठीक है। कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्शन में आ चुके थे, हम अपनी बातें एक दूसरे के पास पहुंचा पा रहे थे, ठीक है। मतलब हमारे जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो रहे थे, क्योंकि सपोज मान लो कि अगर मैंने बॉम्बे में प्लान बनाया है किसी चीज का, लेकिन मद्रास में उसको एग्जीक्यूट करना है या मद्रास वालों की भी हेल्प चाहिए, तो अब वो चीजें इजी हो चुकी है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मतलब अपना जो सिस्टम है उसको और अच्छे ये करने के लिए द ब्रिटिश ऑल्सो एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट एंड मॉडर्न पोस्टल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस द टेलीग्राफ सिस्टम। अब ब्रिटिशर्स ने एक टेलीग्राफ सिस्टम भी जो है अच्छा खासा वो भी इंट्रोड्यूस कराया इन 1853 में, ठीक है। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा वाज ओपन इन 1853 और thus with the rise of colonial cities transport and also communication system was modernized। अब भाई इतनी अच्छी चीजें हो रही है, ठीक है। मतलब जब कॉलोनियल सिटीज जो बनी है तो उसके साथ में हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी मॉडर्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था कि किस तरीके से, मतलब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने किसकी पढ़ी है, कॉलोनियल सिटीज की। मतलब अब जो ब्रिटिशर्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, अभी तक के हमने क्या पढ़ा है कि उन्होंने हमें डिस्ट्रॉय ही किया ही है। इस चैप्टर से हमें कितनी सारी चीजें क्लियर हुई कि यहाँ पर उनने उनकी रिक्वायरमेंट के लिए जो जो चीजें की थी उसका यूज हमारे लिए भी हो सकता है। अब हमने इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे किया हम आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी देन हमें इनकी वो थी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपको एक रिटर्न गिफ्ट मिला है कि 200 साल जब इन्होंने राज किया है तो वो 200 साल में जो रिटर्न गिफ्ट था वो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा कम्युनिकेशन, की इन्होंने उन चीजों से हमें इंट्रोड्यूस करा दिया, है ना। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं थैंकफुल भी होना बनता है, बाकी इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा इन्होंने हमारे ऊपर राज किया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कॉलोनियल सिटीज जो है वो बनती है, कैसे यहाँ पर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होता है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी। अगर कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।